हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 171 है। 170 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ स्टेट का नाम दिया गया है। सूची सेकेंड में पर्यटक केंद्र का नाम दिया गया है कि कौन सा पर्यटक केंद्र जो है कि किस स्टेट में सिचुएटेड है। जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्यटन केंद्र है यहाँ पे, तो ये है आपका गुलमर्ग। हिमाचल प्रदेश में आपका कसौली पर्यटन केंद्र है। गुजरात में है उड़वाड़ा और तमिलनाडु में है आपका पॉइंट कैलीमेयर। ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो 3412 कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। पूछा जा रहा है कि कौन सा एक बैंक जो है कि राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। कौन सा नहीं है, तो ये है आपका आईसीआईसीआई बैंक। ये बैंक जो है कि राष्ट्रीयकृत नहीं है। देखिए, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, इसकी स्थापना जो है कि 1955 में विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सुझाव एवं सहयोग से की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है। देखिए, इस बैंक का उद्देश्य क्या है, तो इस बैंक का उद्देश्य है कि देश के निजी क्षेत्र में लघु एवं माध्यम आकार का उद्योग का विकास करना। देखिए, इसका जो पंजीकृत कार्यालय है वो कहाँ पे है, तो आपका गुजरात में है। और इसका जो है कि कारपोरेट कार्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। तो ये दोनों याद रखिएगा, इसका पंजीकृत कार्यालय गुजरात में है और कारपोरेट कार्यालय जो है कि मुंबई में है। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपरोक्त सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है? देखिए, यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई है। इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका जो है कि सीएसओ के द्वारा संकलित किया जाता है। तो देखिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इन तीनों की अगर बात करें हम, तो यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला जो है कि श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। ठीक है। बाकी ये एक शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है कि ये आपका सीएसओ के द्वारा संकलित किया जाता है। केवल आपका 4, तो इसमें हो जाएगा केवल 4। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें सीएसओ की, ठीक है, तो इसका जो है कि स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना जो है कि 2 मई 1951 को किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, सीएसओ का। देखिए, इसका काम क्या होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु जो है कि उत्तरदायी एक संगठन है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, अंशी राष्ट्रीय उद्यान केरल, कांगड़े राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। इसमें आपको गलत युग्म बताना है। देखिए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, तो ये केरल में नहीं है, ये कर्नाटका में है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है।
तो ये हो जाएगा आपका बी वाला कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ना कि केरल में। गलत युग्म की पहचान कीजिए। रेबीज दिवस 28 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व समुद्री दिवस 21 सितंबर, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। इसमें से आपको गलत बताना है। देखिए रेबीज डे कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस ये भी आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस ये कब मनाया जाता है, तो देखिए विश्व समुद्री दिवस ये सितंबर के अंतिम सप्ताह में हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो अंतिम सप्ताह, तो ये तो है 21 सितंबर दिया गया है। ठीक है, अगर ये आपका 23 के बाद हो, 23-24 के बाद हो, तब जाकर के मतलब वो मनाया जाता है, मतलब सितंबर के लास्ट वीक में मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। ठीक है, और विश्व गैंडा दिवस ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो सारा सही है, सी ऑप्शन आपका गलत है। संगठन और उनके मुख्यालय का गलत युग्म बताइए। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूनेस्को वाशिंगटन डीसी, IMF वाशिंगटन डीसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा। देखिए इसमें आपको गलत बताना है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनिसेफ का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में, और यूनिसेफ की स्थापना हुई थी कब, तो 1946 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में है, और इसकी स्थापना जो है कि 1945 में की गई थी। IMF वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और IMF की स्थापना 1944 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला कि यूनेस्को का कहाँ पे है हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। गलत युग्म की पहचान कीजिए। ओलेरिकल्चर पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि, एरोपोनिक्स पौधे को हवा में उगाना, मोरिकल्चर जैतून की कृषि, बर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन। इसमें भी आपको गलत युग्म बताना है कि ओलेरिकल्चर पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि के अंतर्गत होती है। एरोपोनिक्स पौधे को हवा में उगाने की क्रिया को एरोपोनिक्स कहते हैं। मोरिकल्चर ये जो कि जैतून की कृषि नहीं है, मोरिकल्चर में रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती की जाती है, और बर्मी कल्चर में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत है आपका सी ऑप्शन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान घटित हुई। इस अधिवेशन में दैनिक कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारिणी समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। इस अधिवेशन में नरमपंथियों तथा द्वारा कांग्रेसों में गर्मपंथियों को पुनः सम्मिलित कर लिया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बात की जा रही है। जो घटना थी 1916 का लखनऊ अधिवेशन वाला, उसमें क्या घटित हुई। इस अधिवेशन में दैनिक कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारिणी समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। यह आपका गलत है। इस अधिवेशन में नरमपंथियों द्वारा कांग्रेस में गर्मपंथियों को पुनः सम्मिलित कर लिया गया। ये आपका सही है। देखिए जो ये घटना हुई थी कब, तो ये घटना हुई थी आपका 1907 सूरत अधिवेशन में। 1907 सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि नरम दल और गर्म दलों की मतलब दो दलों में बट गई थी कांग्रेस, नरम दल में और गर्म दल में। ये 1916 वाला जो लखनऊ का अधिवेशन था, इसमें क्या हुआ कि इसमें नरम दल और गर्म दल दोनों जो थे वो एनी बेसेंट के प्रयास से एक मंच पे आए हैं। ठीक है, और देखिए ये जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे, और लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे इस टाइम पे। ठीक है, तो ये बस केवल आपका दो सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र केस साम्यवादी विचारधारा से संबंधित था। मेरठ षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। इसमें से साम्यवादी विचारधारा की बात की जा रही है। मेरठ षड्यंत्र केस जो है कि अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1929 में। ठीक है, इसमें जो है कि भारत में साम्यवाद के उदय के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार का षड्यंत्र था ये। कानपुर षड्यंत्र केस ये आपका
1924 में हुआ था और इस मामले में भारत में नए उभरते साम्यवादियों को ब्रिटिश सरकार की घृणा का सामना करना पड़ा। पेशावर षड्यंत्र केस, ये जो है कि आपका 1922 में उन मुस्लिमों से संबंधित था जो रूस की साम्यवादी क्रांति में रुचि रखते थे। अलीपुर षड्यंत्र केस, ये जो है कि 1908 में, इसे जो है कि मणिक टोला बम षड्यंत्र कहा भी जा सकता है इसको, और यह भारत में साम्यवादी आंदोलन से संबंधित नहीं था। ये कौन सा, तो ये वाला अलीपुर षड्यंत्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला था, और दूसरा था, और कौन सा था, तीसरा था, चौथा जो है कि ये आपका साम्यवादी विचारधारा से संबंधित नहीं था। तो केवल 1, 2 और 3 था, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व वसूली के लिए इस बंदोबस्त को अपनाया। इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि आई और इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। देखिए, बात की जा रही है महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में, ठीक है। इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व वसूली के लिए इस बंदोबस्त को अपनाया था। बिल्कुल सही है कि इसको जो है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व वसूली के लिए इस बंदोबस्त को अपनाया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि आई थी। बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका, और ये भी सही है। इस व्यवस्था में लगान का जो निर्धारण था वो महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पे किया जाता था। ये भी आपका सही है। तो ये तीनों सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा, 1, 2 और 3, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का समर्थन किया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सत्यमूर्ति। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। देखिए, 1929 ईस्वी में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगे को फहराया गया पूर्ण स्वराज के लिए, ठीक है। इसमें जो है कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति, इनका समर्थन जो है कि मिला, लेकिन महात्मा गांधी जी का समर्थन नहीं मिला, ठीक है। तो इस प्रस्ताव का समर्थन किया था किसने किसने, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति, मतलब 1, 2 और 4, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। राजा राम मोहन राय के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? संवाद कौमुदी समाचार पत्र का आरंभ, ब्रह्म समाज की स्थापना, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता एकेश्वरवादी समिति की स्थापना। राजा राम मोहन राय के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? तो वो घटित हुई संवाद कौमुदी समाचार पत्र का आरंभ। ए ऑप्शन आपका सही है। मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति का गठन जून 2014 में किया गया था। यह केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाने वाली 12 सदस्यीय समिति होती है। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? मौद्रिक नीति के बारे में बात की जा रही है। जो मौद्रिक नीति समिति है, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया कब? तो 2016 में किया गया था, ठीक है, ना कि 2014 में किया गया, ठीक है। यह आपका गलत है। मौद्रिक नीति समिति का गठन जून 2016 में किया। देखिए, यह केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाने वाली 12 सदस्यीय समिति नहीं है। ये है 6 सदस्यीय समिति है, जिसमें क्या होता है कि 3 जो है कि आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं और 3 जो है कि जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसके द्वारा जो है कि ये किए जाते हैं, मतलब सरकार के द्वारा। 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं और 3 जो है कि सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। और इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं होते हैं,
इस समिति के अध्यक्ष जो है कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है, तीनों गलत है। तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व बैंक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार की, करकूट के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। विश्व बैंक के प्रमुख प्रकाशनों में मानव पूंजी सूचकांक एवं विश्व विकास रिपोर्ट शामिल है। देखिए, इसमें विश्व बैंक के संदर्भ में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान की गई थी, बिल्कुल सही है। और विश्व बैंक के जो प्रमुख प्रकाशनों में मानव पूंजी सूचकांक एवं विश्व विकास रिपोर्ट भी शामिल है। देखिए, विश्व बैंक के अगर हम बारे में बात करें तो ये एक विशिष्ट संस्था है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनका पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका वाशिंगटन डीसी में है। तो पहला भी सही है इसमें और दूसरा भी सही है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्यों को योग होता है। राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। इसमें पुरानी वस्तुओं के लिए मूल्य को भी शामिल किया जाता है। देखिए, जो राष्ट्रीय आय है इसके संदर्भ में बात की जा रही है। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय क्या है कि एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्यों का ये योग होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है, ये भी आपका सही है। और इसमें पुरानी वस्तुओं के मूल्य को भी शामिल किया जाता है। देखिए, इसमें पुरानी वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, यह आपका गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 सही है और 2 सही है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ए ऑप्शन, कि केवल 1। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1972 में, 1974 में, 1976 में, 1980 में। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1974 में। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, निजामुद्दौला। बक्सर के युद्ध के टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।